थे भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं ना, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर रहे थे। निर्माण, स्थिति, भाग, विशेषता। निर्माण में मैंने आपको बता दिया कि ये किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। स्थिति, भाग, विशेषता भी इसी पे चर्चा करते हैं। ठीक है, शुरू से बता देता हूं। चलो, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? सबसे पहले अरावली, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वतमाला 4 नंबर पर है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, बातें नहीं भी। ध्यान दें, इसके मूल रूप से 3 भाग है। अभी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के भाग पे बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन से हैं? बांडेर, पन्ना, सोनपुर, कैमूर, यहां महादेव, राजपीपला, महादेव और मेकाले। इसके 3 भाग है, राजपीपला, महादेव और मेकाले। ठीक है, नाम लिख देता हूं तीनों के। जैसे मैंने आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम बताए थे, बांडेर, पन्ना, सोनपुर, कैमूर, है ना, उसी तरह से याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो भारत की एक पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी भारत के अंदर है, उसके 3 भाग है जिनके नाम है तो अभी इसी में आ जाएगी इसी में, अभी बता रहा हूं। राजपीपला, महादेव और मेकाले, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला का नाम तो सतपुड़ा, इसमें छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं 3 है। ये राजपीपला मूल रूप से आती है गुजरात और मध्य प्रदेश में। महादेव आती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और मेकाले आती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। तो अब बात अगर हम करें इसकी स्थिति की, पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की स्थिति, तो ये कितने राज्यों में विस्तृत होगी? एक तो हो गया गुजरात, प्लस दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ज्यादा है, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा छत्तीसगढ़। तो कितने राज्यों में विस्तृत होगी ये? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में विस्तृत है ये? 4 राज्यों में विस्तृत है। समझ आ गई बात? स्थिति मतलब कहां, इसका पता लग गया। और बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। उत्तर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी नदी है? दक्षिण में नदी है ताप्ती, ताप्ती नदी है। ठीक है, बस ये इसकी स्थिति होगी। अब देखो, राजपीपला, महादेव और मेकाले, यहां मेकाले के अंदर एक पर्वत चोटी है। मेकाले जो पर्वत श्रृंखला है उसमें एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक, ये विशेषताएं भी इसी में आ जाएंगी, भी सारा बता देता हूं मैं इसी में। अमरकंटक जो है, इसकी ऊंचाई है कितनी? अमरकंटक की 1000, और उसकी कितनी है धूपगढ़ी की? अच्छा, धूपगढ़ी सही है, इसकी 1086 है, धूपगढ़ी की 1350 है। 1066 मीटर। ठीक है, अमरकंटक की ऊंचाई है। अब ध्यान देना, अमरकंटक जो चोटी है, इसकी एक खास बात है, यहां से 2 नदियां निकलती है। अमरकंटक चोटी से 2 नदियां निकलती हैं, वैसे 3 निकलती है, पर यहां पर 2 कोई चर्चा करेंगे। एक निकलती है नर्मदा। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। ठीक है, और एक निकलती है सोन। कौन सी है? सोन नदी है। नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अब सोन नदी जो है वो तो जाकर के आगे मिलती है गंगा में। किस में मिलती है? गंगा में। ठीक है, सोन नदी मिलती है गंगा में, और गंगा जाकर के अपना जल कहां घेरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा कहां पर घेरती है अपना जल? बंगाल की खाड़ी में। यानी कि, और नर्मदा नदी इधर जाकर के अपना जल कहां घेरती है? अरब सागर में। नर्मदा नदी अपना जल कहां घेरती है? यानी कि बात ये हुई कि एक ही पहाड़ी चोटी से, एक ही पर्वत श्रृंखला से, मेकाले पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक चोटी से निकलने वाली 2 नदियां 2 अलग अलग दिशाओं में बहती है, और भारत के 2 अपवाह क्षेत्रों में
जाकर के गिरती है, दो अपवाह क्षेत्र बनाती है। एक तो अरब सागरीय अपवाह क्षेत्र बनाती है, अरब सागर में जाके गिर रही है, और एक इधर से गंगा में मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना। ये इसकी खास बात है अमरकंटक चोटी की। 1.66 मीटर ऊंचाई है, सोन नदी और नर्मदा नदी दो नदियां निकलती है इसके। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है अपने, महादेव जो पर्वत श्रृंखला है, यहां पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ी। जिसका नाम क्या है? धूपगढ़ी। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। और धूपगढ़ी जो है ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसकी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। ध्यान देना, विंध्याचल की नहीं है और किसी की नहीं है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल की हमने सद्भावना शिखर पढ़ा था, अरावली का हमने गुरु शिखर पढ़ा था। ठीक है, हर अलग अलग पार्ट का अलग अलग ऊंची चोटी हमें याद रखनी होगी। धूपगढ़ी 1350 मीटर। और यहां धूपगढ़ी के पास यहां नोट लगा के लिख लेंगे, नोट। धूपगढ़ी के पास आपसे यह प्रश्न आया हुआ है, धूपगढ़ी के पास पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी, धूपगढ़ी के पास यह पंचमढ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। यहां पे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है पंचमढ़ी। ठीक है, और यहां से एक नदी और निकलती है, इस महादेव पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है यहां से इस प्रकार से, जिसका नाम है ताप्ती। इस नदी का नाम कौन सा है? ताप्ती। इसमें एक धारा के रूप में, पीछे से भी एक नदी आकर के मिलती है धारा के रूप में। मूल रूप से महादेव पर्वत श्रृंखला से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, तो ऊपर नर्मदा, नीचे ताप्ती, बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा के 3 भाग हैं, राजपीपला, महादेव और मेकाले। सतपुड़ा के भाग कितनी है? 3 भाग है। कौन कौन से? राजपीपला, महादेव और मेकाले। राजपीपला, महादेव और मेकाले। अब यह भी ध्यान रख लेना कि मेकाले के अंदर एक सबसे ऊंची, मेकाले में एक पर्वत चोटी जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक की 2 ही बात याद रखनी है कि अमरकंटक से क्या निकलती है? 2 नदियां निकलती है, सोन और नर्मदा। महादेव में सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। ठीक है, बाकी सब बातें होगी, बस ये इसकी विशेषता होगी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूरी होगी, इतनी बातें याद रखनी है इसको। भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भारत के हमने अलग अलग भाग पढ़ लिए थे, जिसमें हमने अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ लिया, उसके बाद मालवा का पठार पढ़ लिया, उसके बाद विंध्याचल पढ़ लिया, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पढ़ ली। उसके बाद क्या पढ़ना है? सह्याद्री, है ना। पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पढ़ना है। कौन सा पॉइंट हो गया? 5वां पॉइंट पढ़ना है। नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, या इसको क्या कहेंगे? सह्याद्री। सह्याद्री कहते हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इस पश्चिमी घाट पर्वत को क्या कहते हैं? सह्याद्री। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा। ठीक है, ध्यान दे, बात हो रही है पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री की। ठीक है, क्या है स्थिति, कहाँ पर है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल देखेंगे सीधी सी। पश्चिमी घाट पर्वत की कहाँ स्थिति बनी हुई है और किसे हम पश्चिमी घाट पर्वत बोल रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले हमने ऊपर ही ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर थी अरावली पर्वत श्रृंखला, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था मालवा का पठार। उसके बाद हमने पढ़ी थी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? 4 भाग पढ़े विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के। उसके बाद हमने पढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, 3 भाग पढ़े सतपुड़ा के, है ना। बीच में 2 नदियाँ पढ़ी हमने, नर्मदा नदी और इधर ताप्ती नदी, ये 2 नदियाँ पढ़ी। ये याद रखने, ये सारी चीज़ें कर्म अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद है सह्याद्री। उसके बाद क्या है? सह्याद्री है। ये इधर समुद्र है भारत के इस दिशा में, यहाँ पर ये सारा समुद्र है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और समुद्र के किनारे यहाँ पर तट बना हुआ है। ये यहाँ पर समुद्र के किनारे इस साइड ये क्या है? तट है। यहाँ पर यहाँ तक का जो एरिया है ना, ये जो एरिया है इधर का, वो समुद्र का तट है। और यहाँ पर तट से आगे की साइड यहाँ एक लंबी पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। तट से काफ़ी आगे एक लंबी पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। ठीक है, और इस पर्वत श्रृंखला को नाम दिया गया है पश्चिमी घाट पर्वत। क्या कहा गया है? पश्चिमी घाट पर्वत। ध्यान देना,
ये पश्चिमी घाट पर्वत है। जो विद्यार्थी आज आए हैं बस वो ये ध्यान रखें कि आपको पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री समझ में आ जाए, इतना बहुत है। बाकी पीछे वाला मैटर अपने बाद में देखेंगे, ठीक है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है और कोशिश करें इधर ध्यान दें भैया, इधर बोर्ड पे ध्यान रखें। हेलो, पश्चिमी घाट पर्वत है ये और एक लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में विस्तृत है ये, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर है और लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1600 किलोमीटर तक की लंबाई है इसकी, ठीक है। ये ताप्ती के मुहाने से, ये ताप्ती नदी है, ताप्ती के मुहाने से शुरू होता है। ताप्ती का मुहाना, जहाँ पे ताप्ती इसमें मिलती है समुद्र में, ताप्ती के मुहाने से शुरू होती है। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला, पर्वतीय गांठ के रूप में एक पर्वत श्रृंखला और है यहाँ पर, जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ताप्ती के मुहाने से नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है ये, ठीक है। अभी देखिए, ये है पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री। अगर मैं इसको 2D के नक्शे में, 3D के नक्शे में बनाऊँ ना, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ध्यान देना, किस प्रकार से बनेगा? यूं इस प्रकार से फैला हुआ है, ये तट है और ये आगे उठ जाता है एकदम ऊपर, और यूं इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला के बनती है और आगे जाकर के यूं ढलान है और फिर इधर समुद्र का तट आ जाता है। यानी कि यहाँ से चले अगर हम, और तो ये यहाँ से एकदम ऊपर उठा है यहाँ से, और फिर यूं नीचे गिरता हुआ, और फिर यहाँ पर और समुद्र का तट है। इस प्रकार की स्थिति बनती है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इस क्षेत्र के बारे में, लंबा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, ठीक है। इसे कहेंगे पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, पश्चिमी कगार कहते हैं, इसे सह्याद्री कहते हैं। ताप्ती के मुहाने से शुरू होता है और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है ये, ठीक है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा, कौन सी रेखा? एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस पश्चिमी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को 2 भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? 16 डिग्री अक्षांश पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से 2 भागों में बांटती है? ये ऊपर वाला हिस्सा, ये तो क्या कहलाता है? उत्तरी सह्याद्री। ऊपर वाला हिस्सा है जो है, ये क्या कहलाता है? उत्तरी सह्याद्री। क्या कहलाता है? इधर नहीं बनेंगे, उधर। ये ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? उत्तरी सह्याद्री। क्या कहलाता है? उत्तरी सह्याद्री, ठीक है। आप अपने हिसाब से सही बना लेना। ये उत्तरी सह्याद्री कहलाता है ऊपर वाला हिस्सा, या इसको क्या बोलते हैं? हरीशचंद्र की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? हरीशचंद्र की पहाड़ियाँ, हरीशचंद्र की पहाड़ियाँ, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है? दक्षिणी सह्याद्री। क्या कहलाता है? दक्षिणी सह्याद्री। मतलब ये है तो पश्चिमी सह्याद्री पूरी, पश्चिमी घाट पर्वत है ये। पश्चिमी घाट पर्वत को 16 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में बांट रही है। ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ क्या कहलाती है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। क्या कहलाती है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। ये 2 चीजें। अच्छा, अब ऊपर वाला जो उत्तरी सह्याद्री है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, नीचे दक्षिणी सह्याद्री है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं जो आपको याद रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूरी है ये याद रखनी। कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ? ध्यान देना। सॉरी, इसको इस कलर से बनाते हैं। यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी उत्तरी सह्याद्री की, कौन सी? कालसुबाई। कौन सी है? कालसुबाई। एक तो कालसुबाई है। उसके नीचे एक पर्वत चोटी और है, कौन सी? महाबलेश्वर। लिखवाई हुई है ना आपको? पहले त्र्यंबकेश्वर है, फिर महाबलेश्वर है। ये क्या टाइम शुरू हो गया? त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर। और उसके बाद है महाबलेश्वर। सही है क्या? महाबलेश्वर। ये चोटियां उत्तरी सह्याद्री की है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों की है, ये ध्यान रखें, ठीक है। कालसुबाई, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ये उत्तरी सह्याद्री की चोटी है। और दक्षिणी सह्याद्री की 2 चोटियों के नाम याद रखने, कौन कौन सी? एक तो है कुद्रेमुख, एक तो है कुद्रेमुख, केंद्रमुख नहीं है, कुद्रेमुख है। और एक है पुष्पगिरी। कौन सी है? पुष्पगिरी। यहाँ इसे रत्नागिरी भी कहते हैं, रत्नागिरी भी कहते हैं, पुष्पगिरी या रत्नागिरी।
अब ध्यान देना, इन चोटियों को अलग बना रहा हूं, एक थोड़ा सा एक मैप में एक चीज और बतानी है आपको। ये जो चोटियां हैं, ये उत्तरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, सॉरी पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, और पश्चिमी घाट पर्वत पर ये जो चोटियां मैंने बनाई हैं कौन कौन सी, कुद्रेमुख, फिर त्र्यंबकेश्वर, फिर महाबलेश्वर, फिर 16 डिग्री अक्षांश रेखा, इनको दो भागों में बांट दिया, फिर सॉरी कालसुबाई से कुद्रेमुख, और फिर पुष्पगिरी। ये जो पर्वत चोटियां हैं, इन पर्वत चोटियों से नदियां निकलती हैं, नदियों के उद्गम स्थान भी है। 4 प्रमुख नदियां अपने दक्षिणी भारत की पड़ती हैं। सबसे पहली नदी जो गोदावरी है, कौन सी चोटी से निकलती है? गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर चोटी से निकलती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी। उसके बाद महाबलेश्वर से कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। उसके बाद कुद्रेमुख से कोई नहीं निकलती है, पुष्पगिरी या रत्नागिरी से निकलती है कावेरी। ये 3 प्रमुख नदियां हैं दक्षिणी भारत की जो इन चोटियों से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से एक नदी निकलती है, ध्यान रख लेना, महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, और पुष्पगिरी से एक नदी निकलती है। ये 3, और नदियां निकल करके निकलती देखो पश्चिमी घाट पर्वत से, और जाके पूर्वी घाट को काट करके इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, भारत के अंदर, है ना। इधर से निकल करके यूं इधर बंगाल की खाड़ी में आ जाती है, इस हिस्से से निकल करके, इतनी दूरी से, इस साइड से निकल करके। समझ आ गई बात? ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में एक बार ये मानचित्र बना लीजिए, उसके बाद इसकी डिटेल और आगे देखिए। अभी थोड़ी सी इसकी स्थिति, भाग और इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्थिति देखें, पश्चिमी घाट पर्वत की स्थिति देख रहे हैं। पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो ताप्ती के मुहाने से लेकर के, ताप्ती के मुहाने से, बोर्ड पे ध्यान दे एक बार, ताप्ती के मुहाने से नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक। तो पश्चिमी घाट पर्वत किन किन राज्यों में हो गया, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो गुजरात प्लस आगे महाराष्ट्र, आगे गोवा, उसके बाद कर्नाटक, बस इतने ही राज्यों में विस्तृत है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक अपन ने देख लिया, मैप के अंदर भी पता लग गया अपने को, इन राज्यों में पश्चिमी घाट पर्वत विस्तृत है। ठीक है, ये स्थिति की बात होगी। इसके अकॉर्डिंग ही बात करें, अपने विशेषताओं में बात कर ले, चाहे स्थिति के अकॉर्डिंग एक बात पता चलती है कि इसकी औसत ऊंचाई जो है, पश्चिमी घाट पर्वत धरती से औसत ऊंचाई जो है इसकी, वो कितनी है? औसत ऊंचाई इसकी है 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है ताप्ती के मुहाने से लेकर नीलगिरी पर्वत तक, ये 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 1600 किलोमीटर में। अगर इसकी इतनी लंबाई और इसकी इतनी ऊंचाई है तो हम नोट लगा के एक बात और याद रखेंगे कि यह, यहाँ यह की जगह मैं शब्द लिख देता हूँ, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत जो है, यहाँ पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पहली सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। पहली सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। दूसरी देखो, इसी यहीं पे एक नोट लगा के और लिखा देता हूँ लाइन, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना। अभी पढ़ेंगे इसके बाद अपने हिमालय के बाद में। दूसरी बड़ी पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। तीसरी बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तीसरी अरावली। तीसरी बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। चौथी है विंध्याचल। चौथी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। हमने सारियों के बारे में पढ़ लिया। अभी एक सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय नहीं पढ़ा, अभी हिमालय पर्वत श्रृंखला हमने पढ़नी बाकी है। ठीक है, वो अपने कल या परसों तक आ जाएगा मैटर, उसमें अपने फिर पढ़ेंगे। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए इसके भागों के बारे में बात करें अपने, भाग किसके? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के भाग। तो भाग कितने हैं? 2 भाग हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला
पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, इसके दो भाग हैं, अभी हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तरी सह्याद्री, याद हो जाएगा, 2-3 बार लिख लेंगे ना अपने इस चीज को बार बार। उत्तरी सह्याद्री और दूसरा दक्षिणी सह्याद्री। अच्छा, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी उत्तरी सह्याद्री को और क्या कहा गया? हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। क्या कहा गया? हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। दक्षिणी सह्याद्री को क्या कहा गया? बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां। अच्छा, उसके बाद उत्तरी सह्याद्री हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, दक्षिणी सह्याद्री बाबा बुदन की पहाड़ियां। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कालसुबाई। उसके बाद 3 चोटियां नाम लिखाया था मैंने। कालसुबाई के बाद कौन सा नाम लिखाया? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर शिव जी का नाम है। महाबलेश्वर, ये भी शिव जी का नाम है। पर्वत चोटियों पर ही शिव जी को विराजमान बताया हर जगह, ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री की चोटी बताई मैंने आपको, कुद्रेमुख। कौन सी? कुद्रेमुख। दूसरी बताई पुष्पगिरी। दूसरी बताई पुष्पगिरी। अच्छा, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है आपने, कालसुबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कालसुबाई किस राज्य में है? त्र्यंबकेश्वर भी किस राज्य में है? महाबलेश्वर भी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस राज्य में है? पुष्पगिरी भी किस राज्य में है? कर्नाटक में। अब कुद्रेमुख के बारे में एक बात याद रखनी है आपने। कुद्रेमुख के बारे में क्या याद रखना है? आगे ले। कुद्रेमुख कहां पर है? कुद्रेमुख कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहां पर है? कुद्रेमुख कर्नाटक। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख है ना। कुछ नोट लगा के लिखाता हूं, ध्यान देना, बातें आपको पता भी है, आप थोड़ा सा रिपीट मार ले, मतलब इन चीजों को आपको याद होगा। सबसे पहले आप बताएंगे कि गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, सॉरी, आज है ना ध्यान नहीं है, सही बताऊं पूरा, एक ये खा गए फोन वास्तव में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी लिखनी है आपने। दूसरा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तीसरा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चौथा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छठा, उत्तरी सह्याद्री या हरिश्चंद्र की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फिर वापस दक्षिणी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, अभी इतना लिखे, इसके बाद में कुछ और भी बातें आएंगी, वो बाद में करेंगे अपने। उतारो इसको। ये पूरा हो गया हमारा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। आगे पढ़ेंगे नीलगिरी। उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं अपने नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, है ना। अगला पॉइंट है हमारा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ध्यान दें। सबसे पहले तो इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं कि कहां पर स्थित है ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। भारत के मानचित्र में आपने इसको देखा है, बहुत बार बता दिया मैंने आपको कि देखे भाई, ये पश्चिमी घाट पर्वत है और इधर ये पूर्वी घाट पर्वत है। टूटा हुआ है अलग अलग जगह से, वो बात अलग है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत का जहां मिलन होता है, वहां पर एक पर्वतीय गांठ के रूप में
पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत का जहां मिलन होता है वहां पर एक पर्वतीय गांठ के रूप में ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थिति में मैं लिख सकता हूं कि ये केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक राज्य में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में। देखो कर्नाटक राज्य का समापन बिंदु आता है, केरल का शुरुआती बिंदु आ जाता है और इधर से तमिलनाडु राज्य आ जाता है। इन 3 राज्यों के अंदर ये विस्तृत है। ठीक है। और लिख सकता हूं इसके बारे में कि यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला व पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के मिलन बिंदु पर एक पर्वतीय गांठ के रूप में विस्तृत है। ठीक है। यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसके कोई भाग वगैरह कुछ नहीं है, बस 2-3 बातें हैं इसके बारे में याद रखने वाली। सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। राजा नील यहाँ पर शासक हुआ करते थे, उनके नाम पर इसका नीलगिरी पर्वत पड़ा है। वो इतिहास की बातें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर, 2636 मीटर ऊंचाई है किसकी? दोदा बेटा की। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और क्या है दोदा बेटा के बारे में एक बात और लिख सकते हो कि दक्षिणी भारत की, पूरे दक्षिणी भारत की, उत्तरी भारत अलग रहेगा, दक्षिणी भारत अलग रहेगा, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अब इसका मतलब पहली कोई और है, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। ठीक है। और एक नीलगिरी के बारे में 2-3 ही चीजें हैं। यह क्षेत्र नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र चंदन के वृक्षों के लिए, चंदन के वृक्षों हेतु प्रसिद्ध है। चंदन के पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर, वृक्षों हेतु प्रसिद्ध है। सांप भी होते हैं चंदन के पेड़ों पे। अच्छा, एक यहाँ पे मैंने कोडाई कैनाल लिखा है क्या? नहीं, कोडाई कैनाल नहीं है। ऊटी है क्या? ऊटी लिखवाया ना, ऊटी लिखवाया क्या? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। देखो मैं जो लाइनें लिखा रहा हूं ना, बस उतनों से ही प्रश्न पूछा गया। नीलगिरी में इससे अलावा और कोई प्रश्न नहीं आएगा। बस 3-3, 4-4 बातें हैं, ज्यादा मैटर नहीं है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी, ऊटी तमिलनाडु। ऊटी कहां पर है? तमिलनाडु। इसी पर्वत श्रृंखला में है, इसी पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, नीलगिरी हो गया, आगे है अन्नामलाई की पहाड़ियां। आगे वाला पॉइंट है अन्नामलाई की पहाड़ियां। इसमें देखो कोई खास बात नहीं है, वैसे 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। स्थिति की बात करें कि कहाँ पर स्थित है, तो ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में ये पश्चिमी घाट पर्वत है, और उसके बाद ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला आ गई, और उसके दक्षिण में क्या है? ये अन्नामलाई की पहाड़ी है। उसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। ठीक है। अच्छा, अन्नामलाई की पहाड़ियों में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है, क्या नाम है? अन्नाईमुड़ी।
पर्वत चोटी जिसका नाम क्या है? अन्नाई मुड़ी। वो कह तेरे के मुड़ी है बाड़ी, अन्नाई मुड़ी, ठीक है, अन्नाई मुड़ी। और ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला थी जिसकी ऊंची चोटी आपको याद ही होगी, अभी बताई मैंने, दोदा बेटा, है ना। अब दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पर भी अपने को ध्यान रखनी है, बाकी कोई खास बातें इसमें नहीं है। स्थिति के अंदर बात करें तो ये केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है, केरल व तमिलनाडु राज्य में, केरल व तमिलनाडु राज्य में। अच्छा, उसके बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी, बस यही पॉइंट है और कुछ क्वेश्चन नहीं आते। हालांकि इनको सीधा सीधा पढ़ते हैं कई बार अपने ल्यूसेंट में, पर वहां पे याद नहीं रहता थोड़ा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी। कितनी है ऊंचाई इसकी? 2695 मीटर, 2695 मीटर है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ नोट लगा के कुछ बातें याद रखनी है आपने, नोट। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी। मैंने यहाँ पे लिखाई थी, पहले आपको लिखाई थी दक्षिणी भारत की दूसरी, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो मैंने आपको दोदा बेटा लिखवाई थी, है ना। वो 2636 थी, ये 2695 है, ठीक है। ध्यान देना, भारत और दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत समझ रहे हैं आप। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है ना, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत को दो भागों में बांट रही है मूल रूप से। ये विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला थी, हमने यहाँ पे पढ़ी थी, इसके ऊपर का यहाँ कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, ऊपर उत्तरी भारत है और नीचे दक्षिणी भारत है, ठीक है। अब अगर यहाँ ध्यान रखें कि उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी, नोट एक लगा के और लिखते हैं अपने, सीधा लिखिए। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर ये प्रश्न आता है तो उत्तर आ जाएगा क्या? K2, गॉडविन ऑस्टिन। K2, यहां इसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8611 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भी ये सेम ही उत्तर आएगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब उत्तर आ जाएगा अन्नाई मुड़ी। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी में उत्तर क्या आ जाएगा? अन्नाई मुड़ी। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखो यही प्रश्न आने हैं, सीधे सीधे बता देता हूं मैं आपको, बस ठीक है, हमने थोड़ा सा घुमा फिरा के पढ़ा इसको। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आ जाएगा गुरु शिखर। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी? गुरु शिखर। राजस्थान के अंदर जो है वो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। बस ये पॉइंट है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। उसके बाद देखो, अन्नामलाई की पहाड़ियों के नीचे कौन सी पहाड़ियां थी? इलायची या कार्डेमोम की पहाड़ियां, इलायची या कार्डेमोम की पहाड़ियां। इसमें कुछ कोई खास बात नहीं है, ये केरल राज्य में है केवल। कौन से राज्य में? ये केरल राज्य में विस्तृत है, ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है एक यहाँ पे, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल कोडाई कनाल,
कोडाई कनाल यहां स्थित है, यहां स्थित है, इस पहाड़ी, इन्हीं पहाड़ियों में है कोडाई कनाल। बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। फिर है आगे वाला नागरकोइल की पहाड़ियां ना, लास्ट है नागरकोइल की पहाड़ियां। नागरकोइल की पहाड़ियां किस राज्य में? ये मूल रूप से तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट आ गया, तमिलनाडु राज्य का अंतिम बिंदु तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। दक्षिण में समुद्र से 20 किलोमीटर पहले ये पहाड़ियां समाप्त हो जाती हैं। ये पहाड़ियां समाप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और खास तौर से इसके बारे में एक ही बात याद रखनी है, भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां, भारत की दक्षिणतम अंतिम पहाड़ियां हैं, दक्षिणतम यानी कि लास्ट, बिल्कुल लास्ट, दक्षिणतम पहाड़ियां। भारत के नक्शे में आप नागरकोइल की पहाड़ियों को थोड़ा सा ध्यान देना इधर। ये इसके बाद नीचे समुद्र शुरू हो जाएगा, यहाँ उसके नीचे जो है वो समुद्र शुरू हो गया, यहाँ नीचे समुद्र है। और समुद्र शुरू होने से थोड़ा ही पहले तक ये 20 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से तट जो है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तट जो है वो 20 किलोमीटर का ही है। उसके बाद ये इधर पहाड़ियाँ या पर्वत श्रृंखला जो है, ये यहाँ लास्ट नागरकोइल की पहाड़ी है। भारत के दक्षिणतम तट की चौड़ाई यहाँ 20 किलोमीटर ही है बस। उससे पहले ये पहाड़ियाँ यहाँ पर समाप्त होती है बस। उसके नीचे आगे समतल मैदान है, आगे कोस्टल है, समतल मैदान है, समुद्र का तट है, फिर आगे समुद्र शुरू हो जाता है। ठीक है। तो नागरकोइल की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के अंदर है, इलायची की पहाड़ियाँ केरल के अंदर है। ये 2-3 बातें, और ये मैटर हमने नावलाई के बारे में पढ़ लिया बस। इधर वाला हिस्सा पूरा हो गया, इधर वाला हिस्सा पूरा हो गया। अब इधर शुरू करेंगे। ठीक है, उतारिए इसको। इलायची की पहाड़ियाँ, नागरकोइल की पहाड़ियाँ, ये सारा कंप्लीट हो गया। देखो हमने क्या पढ़ लिया और अब आगे क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दे भाई, हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठारी भारत। क्या पढ़ रहे हैं? भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी भारत पढ़ रहे हैं। और इस प्रायद्वीपीय पठारी भारत के अंदर हमने इसके अलग अलग भाग में सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ी, उसके बाद मालवा का पठार पढ़ा, उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पढ़ी, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पढ़ी, उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ पढ़ी, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पढ़ी, उसके बाद इलायचियाँ कार्डेमोम की पहाड़ियाँ पढ़ी, और लास्ट में नागरकोइल की पहाड़ियाँ पढ़ी। यहाँ तक पढ़ लिया हमने, ये इधर वाला हिस्सा पढ़ लिया। क्या बाकी रह गया? अभी इधर पढ़ेंगे मेघालय का पठार। क्या पढ़ेंगे? इधर पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार, जिसमें छोटा नागपुर का पठार जिसमें ये राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अपने ये पूर्वी घाट पर्वत। क्या पढ़ेंगे? जो कि अलग अलग जगह से टूटा हुआ है, पूर्वी घाट पर्वत है ना। इधर से बहने वाली नदियों ने इस पूर्वी घाट पर्वत को क्या कर दिया है? काट दिया, अलग अलग जगह से तोड़ दिया, अलग अलग जगह से, जिसकी वजह से इसको अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ेंगे। लेकिन है तो ये पूर्वी घाट पर्वत ही। मेघालय का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, पूर्वी घाट पर्वत हो गया, उसके बाद बीच का ये जो हिस्सा जिसे हम कहेंगे दक्कन का पठार, इधर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के बीच का जो ये हिस्सा बचा हुआ है ना, ये क्या कहलाता है? दक्कन का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसके 2 भाग पढ़ेंगे अपने, एक तो दंडकारण्य का पठार और एक बस्तर का, दंडकारण्य का पठार और वो इस दक्कन के पठार के हिस्से है। तो इतना पॉइंट रह गया। कल हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, कल 9 बजे के बाद हम उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। इधर वाले हिस्से में क्या पढ़ना, ध्यान देना। मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी घाट पर्वत, दक्कन का पठार जिसमें दंडकारण्य का पठार और बस्तर का पठार उसी के अंदर पढ़ देंगे। इनकी पर्वत चोटियां, इनकी स्थिति, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आता है ज्यादातर। ठीक है ना।
अब बात करते हैं, हमारा पॉइंट है मेघालय का पठार है। क्या है? क्रम आप लगा लेना, कौन सा आ गया, 7वां आ गया, 8वां आ गया, जो भी है। मेघालय का पठार। देखो अब मानचित्र में ही समझ लें, बस ज्यादा कोई चीजें नहीं है, मानचित्र में सारी बातें बता दूंगा मैं आपको। मेघालय का पठार देखिए, भारत के अंदर तो आपको ये स्थिति आपको अच्छे से पता ही है कि भारत के अंदर मेघालय का पठार कहां पर स्थित है। ये मेघालय का पठार है यहां पर, है ना, इधर ये मेघालय का पठार है, ज्यादा बड़ा हो गया, ये मेघालय का पठार है, और इधर ये छोटा नागपुर का पठार है जिसमें गारो, ये राजमहल की पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है? सबसे पहली बात तो ये कि ये इधर से एक नदी जा रही है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इधर से एक नदी आ रही है, कौन सी नदी? कौन सी नदी? गंगा, जिसने इस मेघालय के पठार को बाकी सारे हिस्से से क्या कर दिया? अलग कर दिया, है ना। ठीक है, चलो इसको ऐसे नहीं बनाते पूरे। मेघालय का पठार, दो तीन बातें हैं इसके बारे में बस ध्यान रखनी है। मेघालय राज्य में ये तो स्पष्ट पता ही है, इसके उत्तर से, उत्तर दिशा की ओर से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। इधर से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है गंगा, वो इसके इधर से बह रही है। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या कहलाता है? मालदा गैप कहलाता है। क्या कहलाता है ये? मालदा गैप। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मालदा गैप किन दो क्षेत्रों के बीच में? विशेष रूप से इधर तो मेघालय का पठार रह गया, और इस साइड क्या है? राजमहल की पहाड़ियां है। इस साइड क्या है? राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय के पठार को अलग करता है मालदा गैप। कौन सी नदियां? इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से गंगा नदी का एक हिस्सा आ रहा है ना, वो इनको अलग कर देता है यहाँ पे। ठीक है, उसने काट दिया, पहले ये जुड़ा हुआ था लेकिन नदियां बहने से ये हिस्सा बीच में से कट गया, दोनों में अंतर पड़ गया ये। ठीक है, अब बात आती है मेघालय के पठार के अलग अलग भाग है। यहाँ पे मेघालय के पठार के भी अलग अलग भाग हैं। इधर उत्तर की साइड इसकी 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। 3 प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी? गारो, गारो की पहाड़ियां मेघालय के पठार में, प्रश्न बहुत बार आया है। खासी की पहाड़ियां मेघालय के पठार में, गारो, खासी, जैंतिया, जैंतिया की पहाड़ियां मेघालय के पठार में। ठीक है, उसके बाद इधर की साइड और पहाड़ियां इसकी, इधर की साइड और है पहाड़ियां, कौन सी? मीकरी और रेगमा। मीकरी की पहाड़ियां और रेगमा की पहाड़ियां, रेगमा की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां हैं, गारो की पहाड़ियां, खासी, जैंतिया। ये पहाड़ियों के नाम भी है, गारो, खासी, जैंतिया, मीकरी, रेगमा, ये पहाड़ियों के नाम भी है, और ये मेघालय पर्वत पठारी क्षेत्र के अंदर निवास करने वाली जनजातियों के नाम भी है। पहाड़ियों के नाम, पहाड़ियों के नाम जनजातियों के नाम पर है। किसके नाम पर है ये? जनजातियां जो इस क्षेत्र के अंदर जंगलों में निवास करती है, जनजातियों के नाम पर है, नाम पर है, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद ध्यान दे, ये जो गारो, खासी, जैंतियां हैं, ये तीनों तो गारो, खासी और जैंतियां, ये तीनों तो हिस्सा है मेघालय के पठार के अंतर्गत आती हैं, और ये तो तीनों तो हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठारी भारत का, प्रायद्वीपीय पठारी भारत का हिस्सा है ये तीनों। लेकिन एक मिनट रुको, सुनना एक बात, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तीनों तो हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड की पहाड़ी है ये। ठीक है, ये प्राचीन है,
यहाँ की मिट्टी और राजमहल की मिट्टी और छोटा नागपुर के पठार की मिट्टी और पूरे प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी आपस में मिलती है। लेकिन मिक्री और रेगमा जो है ये पहाड़ियाँ गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भारत का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियाँ हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियाँ हैं ये, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियाँ हैं ये। ठीक है, अभी हिमालय पढ़ाऊंगा तब और आ जाएंगी सामने। मिक्री रेगमा, ये ध्यान रखना। मेघालय के पठार पर जो 5 पहाड़ियां मैंने नाम बताई है, गारो खासी जंतिया, गारो खासी जंतिया तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मिक्री और रेगमा ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं, ये टेथीस सागर का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? अब हिमालय पर्वत श्रृंखला टेथीस सागर से बनी है, वो कैसे बनी उस पर चर्चा करेंगे। टेथीस सागर का भाग, हिमालय पर्वत श्रृंखला टेथीस सागर का भाग है, कैसे है इस पर चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मेघालय के पठार की बात होगी। अच्छा, मेघालय के पठार का सर्वोच्च शिखर है यहाँ पे इसका शिलोंग का पठार, शिलोंग पर्वत 1965 मीटर इसकी ऊंचाई है। शिलोंग पर्वत की 1965 मीटर ऊंचाई है। ये है मेघालय का सर्वोच्च शिखर, मेघालय के पठार का सर्वोच्च शिखर है। अब ध्यान देना, परंतु ये शिलोंग पर्वत जो है ना तो ये दक्षिणी भारत में नहीं आता, ये हिस्सा दक्षिणी भारत में नहीं आता। कहीं आप सोचो भी 1965 ऊंचाई है, और ना ये मध्य भारत में आता, ये पूर्वोत्तर भारत में आता है, पूर्वी भारत के अंदर आ गया मेघालय, इधर वाले राज्यों में आ गया ना, 7 सिस्टर वाले राज्यों में। ठीक है, तो ये हिस्सा हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक स्थान है जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है चेरापूंजी। क्या नाम है? यहीं बना देता हूँ, चलो हाँ यहाँ बना दिया, मान लीजिए आप बना लेना अपने हिसाब से जहाँ आपको सेट बैठे। ये है चेरापूंजी, यहाँ मासीन राम, सॉरी अब नाम इसको क्या देंगे? मासीन राम मेघालय सर्वाधिक वर्षा वाला, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सबसे ज्यादा बरसात होती है कहां पर? मासीन राम मेघालय में वर्षा वाला स्थान है, वो भी इसी पर है। ठीक है, मासीन राम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो ये इसमें सारी जानकारी आ गई। देखो मेघालय के पठार, मेघालय राज्य में, मेघालय का पठार स्थिति की बात करें तो कौन से राज्य में? मेघालय का पठार, सीधी सी बात है कि मेघालय का पठार मेघालय राज्य में होगा। ठीक है, इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, दक्षिण में बांग्लादेश आ गया, दक्षिण में क्या आ गया? बांग्लादेश। इसके पश्चिम में बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन रूप से जारी है। यहाँ एक गैप बन गया, गड्ढा बना हुआ है, इन दोनों को तोड़ा है उसने, वो गैप क्या कहलाता है? मालदा गैप। यहाँ इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मालदा गैप को राजमहल गारो गैप। ये भी नाम बहुत बार आया है, ध्यान देना, राजमहल गारो गैप, क्योंकि एक तरफ तो राजमहल की पहाड़ियां रहेगी और एक तरफ गारो की पहाड़ियां रहेगी, है ना। राजमहल गारो गैप भी कहते हैं मालदा गैप को। ठीक है, मिक्री रेगमा यहाँ जो पहाड़ी है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। शिलोंग पर्वत मेघालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, मेघालय पठार का सबसे ऊंचा पर्वत है। मासीन राम मेघालय का विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यहाँ मासीन राम मेघालय यहीं पर है। कारण देखें थोड़ा सा कि कारण क्या है कि मासीन राम मेघालय जो है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कैसे है, इसका कारण क्या है? ये भारत का मेघालय राज्य है, यहाँ पे भारत का मेघालय राज्य है, ये यहाँ पे ये मेघालय। ठीक है, इधर गारो खासी ये राजमहल की पहाड़ियाँ, इधर छोटा नागपुर का पठार और वो सारा हिस्सा आ गया। ठीक है, ये जो मेघालय का पठार है इसके नीचे बांग्लादेश का एरिया आ गया लगभग। नीचे कौन सा एरिया आ गया? बांग्लादेश का एरिया आ गया। बांग्लादेश में कोई ज़्यादा पहाड़ियाँ पर्वत नहीं है। अब क्या होता है, एक बार बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, इधर समुद्र है भारत में, इधर क्या है? समुद्र है। ठीक है, खूब समुद्र, पानी फैला हुआ पूरा समुद्र है। गर्मी की ऋतु में जब पानी से भाप बन करके ऊपर उठती है और संवहन की क्रिया के कारण बादल बनते हैं, फिर बादल जो है वो इस मेघालय के पठार समुद्र से इधर की ओर आ रहे हैं, जब इधर की ओर आ रहे हैं, यहाँ से आते हैं, जब इधर मेघालय के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं
तो यहाँ वो प्रवेश करने वाली जगह तो उनको मिल जाती है, लेकिन आगे क्या होता है, आगे यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, गारो की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, जयंतिया की पहाड़ियाँ, इधर मीकरी की पहाड़ियाँ, रेगमा की पहाड़ियाँ। मतलब बादलों को घुसने की जगह तो मिल गई, आए अपनी मर्जी से हो, जाओगे मेरी मर्जी से, ठीक है। बादलों को अंदर घुसने की जगह तो मिल गई, लेकिन आगे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती यहां पर जो पहुंचते। हालांकि बादल इधर नहीं जाते अकेले, बादल तो फिर आगे की तरफ इधर भी विस्तृत होते हैं, कुछ इधर भी चले जाते हैं, कुछ इधर भी चले जाते हैं, हिमालय से टकराते हैं, फिर वापस इधर की ओर थोड़ा मुड़ते हैं। राजस्थान में, गंगानगर में थोड़ी बहुत, बीकानेर में उससे कम, और जैसलमेर में बहुत ही कम बरसात होती है। ये क्रम हम मानसून, जब हम जलवायु पढ़ेंगे भारत की, तब हम इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूं कि मासीनराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्यों है, क्योंकि बादलों को, बंगाल की खाड़ी से बादल जो उठते हैं उनको इधर से जाने की जगह तो मिल जाती है, लेकिन आगे जो 4-5 पहाड़ियां हैं जो मेघालय को कवर किए हुए हैं, वो पहाड़ियां बादलों को आगे नहीं जाने देती, इसलिए मजबूरी हो जाती है बादलों की कि उनको वहीं बरसना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है वो मासीनराम मेघालय के अंदर होती है। उसके बाद देखो छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हो गया, ये क्या टाइम हुआ, चलो ध्यान दे भाई, बातें नहीं। अगला पॉइंट है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं, कहां स्थित है ये स्थिति, तो फिर थोड़ा सा मानचित्र में ही देखेंगे अपने की स्थिति क्या है। छोटा नागपुर के पठार की स्थिति, ये यहां पर छोटा नागपुर का पठार इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। और छोटा नागपुर के पठार के 3 भाग हैं, कौन कौन से अभी उस पर चर्चा करेंगे। मूल रूप से इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, बस इस प्रकार से 3 भाग, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार है। और स्थिति में बात करें तो इसमें राज्य आ जाता है, इधर से छत्तीसगढ़ राज्य भी आ जाएगा छोटा नागपुर के पठार में, छत्तीसगढ़ राज्य में भी है थोड़ा बहुत ही विस्तृत। मूल रूप से ये सबसे ज्यादा झारखंड में है, सबसे ज्यादा ये किस राज्य में है, झारखंड राज्य में है, और थोड़ा बहुत उड़ीसा राज्य में भी आ जाता है, और इधर पश्चिम बंगाल राज्य में भी आएगा। पश्चिम बंगाल राज्य तो पतला सा है, बस थोड़ा सा हिस्सा आएगा पश्चिम बंगाल में। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कुछ हिस्सा इसका बिहार में भी आता है। कौन से राज्य में आता है, बिहार। तो झारखंड में सबसे ज्यादा किस राज्य में, छोटा नागपुर का पठार एक ही उत्तर पूछे तो कौन से राज्य में आ जाएगा, झारखंड। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। मेन बात करूं मैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में एक जिला इसके अंदर प्रमुख रूप से आता है, पुरुलिया। पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला, पुरुलिया जिला किस, इस छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। और झारखंड के बहुत सारे जिले आते हैं, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के बहुत सारे जिले आते हैं, कौन कौन से, धनबाद, कौन सा, कौन सा, पालमू, धनबाद, पालमू, संथार और हजारीबाग और रांची, ठीक है। और भी है, 1-2 और आ जाएंगे। मतलब ये मूल रूप से जिले जो है वो झारखंड के इसके अंतर्गत आते हैं। बस 2 ही राज्यों के जिले को 2 ही नाम याद रखें, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया याद रखो, झारखंड के याद रखो, बाकी राज्यों के जिले याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये स्थिति होगी छोटा नागपुर के पठार की, कि यहाँ पर स्थित है। अब एक ही मानचित्र में हम इसके सारी कहानी समझ लेंगे इसके बारे में, इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इसमें कौन कौन सी नदियां बह रही है छोटा नागपुर के पठार के ऊपर से, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीजों पर चर्चा करते, ध्यान दें। ये छोटा नागपुर का पठार है। मूल रूप से इसके 3 भाग हैं, कौन कौन से, ऊपर की साइड वाला ये वाला हिस्सा ये हजारीबाग का पठार कहलाता है, इधर वाला हिस्सा ये कोडरमा का पठार कहलाता है, और बाकी जो बच गया वो रांची का पठार कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और इधर वाला ये जो हिस्सा है ये वाला क्या कहलाता है, कोडरमा का पठार।
कोडरमा का पठार। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोडरमा का पठार किसका हिस्सा है? और ये राजमहल की पहाड़ियां। ये कौन सी पहाड़ियां? चलो राजमहल की पहाड़ियां लिखूंगा नहीं, बस आपको पता ही है कि ये राजमहल की पहाड़ियां इधर वाले से। बार बार ठीक है। और ये नीचे वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है? रांची का पठार। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? रांची का पठार सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग है। अच्छा, अब ध्यान दें, इस पर से कुछ नदियां बहती हैं, उनके बारे में प्रश्न आता है। एक प्रमुख नदी है जो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी आगे जाकर के इधर से आने वाली वो गंगा ब्रह्मा जो भी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसमें जाकर के मिलती है। ठीक है, ये नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी क्या कहलाती है? पश्चिम बंगाल का, क्योंकि बाढ़ आ जाती थी इसके अंदर। अब तो इस पे बांध बना दिए गए बहुत ज्यादा, और बाढ़ आती थी क्योंकि ऊपर तो पठार था, ये पठार है, और पश्चिम बंगाल में आते आते नीचे, अब इधर नीचे हो गया, तभी तो नदी इधर से इस साइड जा रही थी, और पश्चिम बंगाल मैदानी क्षेत्र में था। पश्चिम बंगाल मैदानी क्षेत्र में था, पठार ऊपर पठार है और आगे जाकर के ऐसे ढलान है, तो पूरा का पूरा पानी सारा पश्चिम बंगाल में जाता था। रुकावट कोई थी नहीं, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती थी। इसलिए दामोदर नदी को क्या कहा गया? पश्चिम बंगाल का शोक कहा गया। दामोदर के बारे में एक तो पश्चिम बंगाल का शोक, और एक ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। छोटा नागपुर के पठार के मध्य से, गुजरती है, यानी कि दो भागों में बांट देती है ना। एक बात ये भी हो जाएगी, इसकी याद रखनी आपने। इसके ऊपर की साइड एक नदी बहती है, इधर से आ रही है वो नदी, और इस हजारीबाग के पठार से बहती हुई ऊपर जाकर के उस गंगा में मिल रही है। कौन सी नदी? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी, दामोदर नदी। एक नदी इसके दक्षिण से, दामोदर नदी के इधर से होकर के गुजरती है, रांची के पठार से होकर के जा रही है, और इधर की साइड जाकर के सीधे जाकर के समुद्र में मिल जाती है ये नदी। ये नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में एक चीज और याद रखनी है आपने, कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है रांची। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर रांची शहर बसा हुआ है। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है ना, धोनी का प्रमुख स्थान है, धोनी का निवास स्थान, झारखंड की राजधानी रांची। अच्छा, एक यहाँ पर झारखंड की छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ 1366 मीटर लिखाई हुई है मैंने ना, दोनों याद रखनी है। एक जगह 1350 भी मानी गई है, 1366 या 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। पारसनाथ चोटी जो है वो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी, पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, ये छोटा नागपुर के पठार की बात होगी। इधर इसके दक्षिण में एक नदी और बहती है जिसका नाम है महानदी, जो छोटा नागपुर के पठार के बिल्कुल ऊपर जा नहीं पाती, क्योंकि दक्षिण में आगे पठार आ गए, इस वजह से दक्षिण से होकर के बह जाती है, जिसका नाम है महानदी। महानदी, ठीक है। उत्तर में गंगा का मैदान हो गया, इधर की साइड गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, इधर की साइड महानदी होगी। ये सारी छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात होगी। ये सारा छोटा नागपुर का पठार है। मूल रूप से इसके 3 भाग हैं। छोटा नागपुर के पठार के भाग कितने हैं? भाग 3 भागों में बांटा गया इसको। कौन कौन से मैं लिखवा भी चुका हूं ऊपर। हजारीबाग का पठार, पठार के ऊपर पठार हो गया एक प्रकार से, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, और तीसरा हो गया रांची का पठार। ठीक है, अभी छोटा नागपुर के पठार की एक चीज और लिखनी है आपने। छोटा
नागपुर का पठार भारत का सर्वाधिक खनिज उत्पादक क्षेत्र है। छोटा नागपुर के पठार में बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। इसका निर्माण, छोटा नागपुर के पठार का निर्माण जो है, इसका निर्माण ग्रेनाइट व निस चट्टानों से हुआ है। ग्रेनाइट व निस चट्टानों से हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, इसे मतलब छोटा नागपुर के पठार को इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश वास्तविक रूप से कहाँ है? रूर प्रदेश वैसे किसे कहाँ पर स्थित है? नोट, जर्मनी में राइन नदी है जर्मनी की। राइन नदी के आसपास का सर्वाधिक खनिज उत्पादक क्षेत्र, जर्मनी का सर्वाधिक जो खनिज उत्पादक क्षेत्र है, सर्वाधिक खनिज उत्पादक क्षेत्र रूर प्रदेश कहलाता है। जर्मनी में राइन नदी के आसपास का सर्वाधिक खनिज उत्पादक क्षेत्र रूर प्रदेश कहलाता है। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। सर ठीक है, बस ये बातें हो गई हमारी छोटा नागपुर के पठार के बारे में। आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल।